सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आज चर्चा करेंगे 71 सालों की सत्ता की संघर्ष की, जिसके लिए एक पार्टी ने, एक संगठन ने 71 सालों तक संघर्ष किया और उसके बाद उसे सत्ता की कुर्सी नसीब होती है। दरअसल भारत की राजनीति में सत्ता संघर्ष की गाथाएं बहुत ऐतिहासिक और प्राचीन मानी जाती है। ऐसे में आज हम बताएंगे कि जो केंद्र में सरकार है, किस तरीके से 71 साल तक सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ा और फिर सरकार बना पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत में जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी संगठनों को सत्ता तक पहुंचने में 71 साल तक का लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? 71 सालों में क्या इन संगठनों के पास कोई मुद्दे नहीं थे? तो आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं बीजेपी के सत्ता में पहुंचने के संघर्ष की गाथा। दरअसल कारवां शुरू होता है 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जो हिंदुत्व और राष्ट्र निर्माण के विचारों पर आधारित है। संघ का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना और अनुशासित राष्ट्र का निर्माण करना है। हालांकि आरएसएस ने कभी देश में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन भारत की राजनीति में इस संगठन की विशेष चर्चाएं रही। राजनीतिक तौर पर सक्रियता के लिए संगठन ने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1951 में पार्टी जो स्थापित हुई, उसने 1951-52 के पहले आम चुनाव में भाग लिया और 3 सीटों पर जीत दर्ज की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में पार्टी ने 1957, 1962, 1967 और 1971 के लोकसभा चुनाव में भी हिस्सा लिया और 1967 तक देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनसंघ उभर कर सामने आया। भारतीय जनसंघ के चुनावी सफर के मुख्य बिंदुओं की भी चर्चा करें तो वो भी काफी दिलचस्प है। दरअसल जनसंघ ने पहला चुनाव 1951-52 में लड़ा, जहां 49 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाए। 1957 के चुनाव में पार्टी ने 4 सीटें जीत दर्ज कर ली और मत प्रतिशत लगभग 5.93% तक बढ़ गया। 1962 के चुनाव में भारतीय जनसंघ ने लोकसभा की 14 सीटें जीती और इसके आगे बढ़ते हुए 1967 के चुनाव पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आई। 1971 के चुनाव की बात करें तो जनसंघ ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके साथ ही 1977 में भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया और उसके बाद 1980 में बीजेपी के गठन के साथ ही इसके सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1980 से लेकर 1996 तक सत्ता में पहुंचने के लिए चर्चित भारतीय जनता पार्टी को फिर से संघर्ष का सामना करना पड़ा। 1996 में हुए आम चुनाव के बाद बीजेपी 164 सीटों पर जीत दर्ज कर देश की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई। अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में उभरने के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन आवश्यक बहुमत न जुटा पाने के कारण 13 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने की कुछ मुख्य बातें रही। त्रिशंकु संसद देखने को मिली। त्रिशंकु संसद में 1996 के लोकसभा चुनाव को कुछ इस तरीके से देखा गया कि चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिससे भाजपा सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरकर सामने आई। राष्ट्रपति के द्वारा तत्कालीन
प्रधानमंत्री उस वक्त बड़े राजनीतिक दल के नेता को निमंत्रण दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने और बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जिस तरीके से शपथ का कार्यकाल हुआ, शपथ हुई और सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ, 16 मई 1996 को उन्होंने पहली बार, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई, 13 दिन की सरकार रही। अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन न मिलने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत साबित करने में विफल रहे और महज 13 दिनों के बाद, यानी कि 28 मई 1996 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लोकतांत्रिक मिसाल की बात की जाए तो बहुमत न होने के कारण इस्तीफा देने से पहले लोकसभा में उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जो कि आज भी याद किया जाता है। बनी रहे ये प्रकृति, बनी रहे, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या ये आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया है? ये चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। ये कटुता बढ़ना नहीं चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता आई। विभिन्न राजनीतिक दलों ने गठबंधनों के साथ छोटे छोटे कार्यकाल के लिए सरकारें बनाई और फिर 1998 से 1999 तक 13 महीने फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। 1999 से 2004 आम चुनाव के बाद एनडीए सरकार ने वाजपेयी के नेतृत्व में अपना पहला 5 साल का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की वापसी, 2004 में सत्ता विरोधी लहर के बाद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए ने केंद्र की सत्ता में वापसी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की, यानी कि उनकी अगुवाई के साथ 10 सालों तक देश में शासन किया। 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी ने 282 लोकसभा की सीटें जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल किया, जो कि इतिहास में पहली बार था। 2019 से 2024 के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 के मुकाबले बड़ी जीत हासिल की और 303 सीटें जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। 2024 की बात करें, जो कि वर्तमान में सरकार चल रही है, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार गठबंधन की सरकार बनी, जो कि सत्ता को चला रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को केंद्र की राजनीति से हटाने के लिए विपक्ष को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन अभी तक विपक्ष को कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है, क्योंकि 1925 में जिस हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आरएसएस की स्थापना की गई थी, वह एजेंडा बीजेपी के लिए सत्ता की पटरी पर दौड़ने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है, जिससे कि भारतीय राजनीति को एक स्थिरता मिली। दरअसल बता दें आपको कि 2000 के बाद से लगातार भारत की राजनीति जो है वो स्थिरता पर चलती आ रही है। लगातार कोशिशों के बावजूद भी जिस तरीके से सरकारें चली हैं, और पिछले विशेष तौर पर 12 सालों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उस 71 सालों के संघर्ष का, जिसको सत्ता के संघर्ष के रूप में देखा जाता है, उसका जो पका हुआ फल था वो खाने का अवसर मिला और 12 सालों से बीजेपी देश की सत्ता पर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में मौजूद है, काबिज है। दरअसल बता दें आपको कि आरएसएस को लेकर के, जनसंघ को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के अक्सर चुनाव के वक्त पर और आम लोगों में चर्चा होती रहती है, लेकिन आरएसएस जिस तरीके से एक सामाजिक संगठन बना, उसके साथ ही हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ा। हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ते हुए आरएसएस ने बड़ी कामयाबी भारतीय जनसंघ को जो राजनीतिक तौर पर मिल पाई उसमें सहयोग किया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गठन के साथ ही आरएसएस की जो ताकत थी उसका
राजनीतिक लाभ बीजेपी को लगातार मिलता रहा और नतीजा ये रहा कि 1996 में पहली बार बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला बड़े राजनीतिक दल के तौर पर। उसके बाद 1999 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली बार केंद्र में सरकार बनी। आरएसएस जिस तरीके से केंद्र की सत्ता को लेकर लगातार अपना दबदबा दिखाता रहा है, वर्तमान में देखा जाए तो भारत में जो केंद्र सरकार चल रही उसमें आरएसएस की एक बड़ी भूमिका नजर आती और उसी हिंदुत्व के एजेंडे पर कहीं ना कहीं कई प्रदेश सरकारें भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। इस खास रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आपकी राय प्रतिक्रिया है, उसका हमें कमेंट में इंतजार रहेगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।